मैं हूं आपके साथ सुमैया रिजवान और मेरे को एंकर मुदस्सिर इकबाल भी आपके साथ मौजूद हैं। हम 76वां यौम आज़ादी तो आज मुदस्सिर मना रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि हम जब बात करते हैं इस मुल्क ने हमें क्या दिया, और बहुत से नौजवान ये सोचते हैं कि हम चले जाएं और बाहर अपनी किस्मत आजमाएं, तो ये सोचिए कि आपने इस मुल्क को क्या दिया। बिल्कुल यही सवाल है सुमैया, हाँ। जो इस बार सोचने का है, जी हाँ। क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर हमें बार बार बताया जा रहा है किस तरह से लोग गए हैं, और कौम जो है वो 76वां यौम आज़ादी मना रही है, मुल्क की सलामती की तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के अज़्म की तजदीद के साथ मना रही है। दिन का आगाज़ वफाकी और सूबाई दारुल-हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ है। मसाजिद में मुल्क की इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की खुसूसी दुआएं भी की गई हैं। अच्छा, ये तो सब कुछ तो एक रिवायती तरीका है मुदस्सिर, जो कि होता है। गार्ड्स की तब्दीली है, लाहौर में मज़ार इकबाल पर कई इस तरह के सेमिनार्स और फिर झंडियाँ रंग बिरंगी। अच्छा, एक स्पेकुलेशन हमने देखा बहुत ज़्यादा की गई कि उस तरीके से नहीं मनाया जा रहा। तो देखें, हमारी आवाम ने ये साबित किया कि स्पेकुलेशन ही थी। जिस तरीके से जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाई गई, स्टिल मनाई जा रही हैं, बच्चा बच्चा बड़ा बूढ़ा, घरों को भी सजाया गया, जिस तरीके से नगमे गाए गए, जगह जगह रैलियां निकाली गई, जिस तरह खरीदारी हुई मुदस्सिर, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो बात ये है कि जो जश्न आज़ादी की खुशियां हैं वो भरपूर तरीके से मनाई भी जा रही हैं, मनाइए भी और इत्तेहाद पैदा कीजिए। ये वो पैगाम है जो आज अपने प्लेटफॉर्म से हम देंगे। हमारे मुल्क में, हमारी कौम में इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है और है भी, लेकिन उसको मज़ीद मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। क्यों? बिल्कुल, जिस मरकज़ी नुक्ते की जानिब आप बात कर रही हैं सुमैया, हम उस पर आज बात करेंगे। हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन साथ ही साथ पूरे मुल्क में जो तकरीबात मनाई जा रही हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। परचम कुशाई की तकारीब मुख्तलिफ इलाकों में हो रही हैं। फ़ौज पाकिस्तान और FC के दीगर हेडक्वार्टर्स में भी जारी हैं। मंगला, लाहौर, मुल्तान, स्वात, कराची, कोयटा, चकलाला, जनूबी शिमाली वज़ीरिस्तान, महमद, खैबर, मालाकंड और दीगर अहम हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकरीब जो है वो जोश व जज्बे के साथ मनाई गई है, जिसमें मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई हैं। हमारे मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान के बड़े फ़ख्र हैं और लेजेंड हैं, पाकिस्तान के गुलकार भी और सोशल एक्टिविस्ट भी, सियासतदान भी, और सबसे बढ़ के ये है कि एक आम आदमी के लिए बात करने वाले भी। जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद भाई, बहुत शुक्रिया जवाद अहमद को। जवाद भाई, आपको हमेशा भाई कह, और आज कराची स्टूडियो में हमारे साथ हैं, हमेशा लाहौर में होती है, और एक पाकिस्तान के लिए, वतन के लिए उनके जो नगमात हैं, उनकी बातें हैं, उसमें बड़ी एक मोहब्बत है। सियासत पे ही बात करेंगे, आपकी सियासी पार्टी की तैयारियां क्या हैं? इलेक्शन चाहते हैं, अभी नहीं चाहते? अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। उस्ताद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और सबसे बढ़कर जो उनकी एक बात हमें अच्छी लगती है हमेशा से, वो ये है कि हमेशा उम्मीद का पैगाम उनकी गुफ्तगू में होता है। और डॉक्टर जावेद इकबाल साहब वैसे तो उस्ताद भी, क्योंकि बच्चे को उम्मीद ही देते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ों को दुरुस्त कैसे करना है उसके हल के लिए हमेशा बात करते हैं, ना सिर्फ के तनकीद के मामला। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। और जबरदस्त ग्रीन कलर पहना है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जनाब, बड़ा इमरजेंसी थी, ऑपरेशन थिएटर में था सर, वो आपने वो कलर मैच हो गया ऑपरेशन थिएटर का। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप इतना आज भी मसरूफ हैं फराइज की अदायगी में। बिल्कुल। हाँ। तो मैं सबसे पहले जो है आज की जो ट्रांसमिशन है, अगर आप इजाज़त दें, जी, जवाद अहमद साहब का वो खूबसूरत मिली नगमा है, हाँ। दोस्ती, उसके चंद अगर लाइनें आज आप गुनगुनाएं और उसके बाद फिर हम गुफ्तगू करें, क्योंकि वो जो है ना ऐसे जोड़े होती है पूरे मुल्क को। तो वैसे आया ही इसीलिए था कराची, आपके पास भी इसीलिए आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान में इस वक्त पॉजिटिविटी का मैसेज बहुत ज़रूरी है, अमन, प्यार और दोस्ती। तो मैं इसी को चाहता हूँ कि हम लोगों तक लेके जाएं। बिल्कुल, आपका एक नया गाना लॉन्च हुआ है, हम वो चल के आगे भी दिखाएंगे अपने नाज़रीन को तब भी, लेकिन दोस्ती की तो क्या बात है, आगाज हो। असल में ये दोस्ती का ही नया वर्जन है जो मैंने अच्छा। ये गाया भी दोबारा है स्लो टेम्पो में, और ये वीडियो भी इसका दोबारा बनाया, जबरदस्त। तो वो अभी सुन लेंगे, लेकिन मैं वैसे ही गा देता हूँ। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा,
ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुवत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। क्या बात है भाई, ये वतन से दोस्ती जो है वो ता कयामत रहने वाला है। जवाद साहब, सबसे पहले तो जो पॉजिटिविटी की आप बात की है, गुफ्तगू फिर डॉक्टर साहब की जानिब चलते हैं। इस वक्त हम वतन की मोहब्बत और ये दोस्ती और सब कुछ, हम 75-76 साल में दुख भी हैं सुख भी हैं, लेकिन वो आलमगीर साहब आप ही की बरादरी के वो कहते हैं घर तो आखिर अपना है, तो इस घर के लिए जो है वो हमेशा वो साथ रहने का मामला है। तो क्या कहेंगे इस वक्त पॉजिटिविटी की कितनी ज़रूरत है? मुदस्सिर, मैं आपको बताऊं जो कुछ अरसे से हुआ है ना, असल में मैं किसी का नाम लिए बगैर वैसे एक कमेंट करूंगा जी। कुछ अरसे से ये हुआ है कि पाकिस्तान में कुछ आपस की सियासी लड़ाइयाँ और इस तरह के जो मामलात होते हैं हर जगह होते हैं, वो इतने ज़्यादा हो गए और इतने डीप हो गए और उसको फिर इस हद तक लेके जाया गया कि उससे मुझे लगता है कि कौम में ना एक डिवीज़न पैदा होनी शुरू हो गई, शदीद किस्म की, पोलराइज हो गया सारा कुछ। मुझे लगता है कि ये वो टाइम है जब हमें वो जो चीज़ें टूटी हैं ना उनको जोड़ना है। और मैं चाहता हूँ कि तमाम सियासतदान पाकिस्तान की वो भी बैठ के सोचें, वो भी लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं वो जो नहीं है, कि आपकी इन लड़ाइयों से पाकिस्तान को क्या कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है एक नफ़रत और तकसीम जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, और इसीलिए मैं भी ये जो कर रहा हूँ सो कर रहा हूँ। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्पेशली ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि इस वक्त वो पॉजिटिव मैसेज दें, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है अखुवत की, मोहब्बत की, भाईचारे की। ऐसा ही है और बहुत ज़रूरी भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा जो नौजवान है वो मायूस है, उसको डेफिनेटली मायूसी से भी निकालना है, उसकी एक जहन साजी जो कि बड़ी ज़रूरी है। जो भी जवाद ने बात की कि एक पॉजिटिविटी का मैसेज, एक तो ये ज़ाहिर है हमारा भी फ़र्ज़ है कि मीडिया का भी एक किरदार है बड़ा आम, फिर हमारा आपका हम सब का, वो हम कैसे कर सकते हैं, मुल्क में इस डिवीज़न को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, फिर नौजवानों की मायूसी को ख़त्म करना है, वो जो मायूस हो गया हालात से उसको हम कैसे निकालें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो तमाम दोस्तों को मुबारक हो 14 अगस्त और यौम आज़ादी। देखिए, हम हमेशा ब्लेम करते हैं यूथ को और ये कहते हैं कि जी यूथ इस तरह हो गई है। यूथ, मेरा ये ख्याल है कि ये बेचारे इनोसेंट विक्टिम्स हैं उस जनरेशन के जो मेरी जनरेशन थी और मुझसे मुत्तसिल एक पहले और पीछे वाली जनरेशन थी। हमारी जनरेशन ने एक्चुअली, और ये सारा काम है पिछले 30-40 साल में हुआ, जैसे जवाद साहब ने भी कह रहे थे। इस दौरान में हमारे यहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि हमारे नौजवानों के लिए ना तो कोई तरबियत का निज़ाम हुआ है, और हर शोबे के अंदर जो लोग बज़ाहिर ऊपर नजर आए हैं वो बहुत बुरे रोल मॉडल थे। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारी बुरी बातें हुई हैं, उन सब के अलावा हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में चंद बहुत ही जबरदस्त बातें हैं, और वो जो चंद जबरदस्त बातें हैं उनमें टॉप पर हमारा यूथ है। दुनिया का ये शायद वाहिद मुल्क है जिसकी अक्सरियत आबादी यंग लोगों पर है। अब मसला ये है, पिछले दिनों ट्रेन का हादसा हुआ था सिंध के अंदर, तो आप हैरान हो गए कि ब्लड बैंक बिल्कुल ओवरस्टफ हो गए, इतना ब्लड नौजवानों ने दिया और सब वॉलंटियर थे। अच्छा, मगर मसला यह है कि पूरे मुआशरे में 90-95% लोग जो होते हैं ट्रेंड फॉलोअर होते हैं, 5-10% लोग होते हैं जो उनको गाइड करते हैं। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 30-40 साल के अंदर, खास तौर पर ये 30-40 साल के पीरियड के दौरान एक बहुत बुरी रवायत बनी है। उस रवायत में जो ऊपर के 5-6 पावर स्ट्रक्चर, देखिए जहां हमें उम्मीद की बातें करनी है ना, वहां हमें रियलिस्टिक होके भी डिजीज को डायग्नोज करना है। देखिए जो हमारे ऊपर के 5-6 पावर स्ट्रक्चर्स हैं ना, जिनके अंदर एस्टेब्लिशमेंट है, जिसके अंदर पॉलिटिशियंस हैं, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी है, जिसके अंदर यानी हमारे जुडिशरी है, और आप लोग हैं मीडिया, ये 5-6 लोग हैं, जो 5-6 ग्रुप्स हैं जो कि एक्चुअली हेल्थ ऑफ अफेयर के अंदर हैं। इन सब ने बुनियादी तौर पर अपनी इंफरादी तौर पर बहुत अच्छे लोग होंगे इन बीच में, मगर इज्तमाई तौर पर तमाम पावर स्ट्रक्चर्स ने जाती मफाद को प्रेफरेंस दी है अवामी मफाद के ऊपर, जिसकी वजह से, मैं जरा बात खत्म कर दूं, जिसकी वजह से यह हुआ, आप इन तबकात से ताल्लुक रखने वाले किसी भी शख्स को देखें, वो तो कभी भी नाजुक मोड़ पर नहीं आया।
उसके तो हालात कभी खराब नहीं हुए, किसी पॉलिटिशियन के जाती हालात खराब नहीं हुए, किसी एस्टेब्लिशमेंट वाले के जाती हालात खराब नहीं हुए, मीडिया के मालकान, उनके अंदर एंकर्स, उनके तो जाती हालात कभी खराब नहीं हुए, और इसी तरह पॉलिटिशियन, इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स। अगर हालात खराब हुए तो वो पाकिस्तान के हालात खराब हुए, पाकिस्तान नाजुक मोड़ में रहा, और जो हम लोग जो रोल मॉडल थे, हम सारों के अपने अपने टावर्स बन गए। तो इसलिए करने की अब जरूरत यह है कि मैं बस 1 मिनट और लूंगा, करने की जरूरत यह है कि ये जो ऊपर के बुजुर्ग हैं सारे, इन सब के सामने हाथ जोड़ा जाए, जो मेरी नस्ल के एज के लोग हैं, कि भाई खुदा के लिए अब अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए, जैसे कि जवाद साहब ने कहा था। और जो बाकी लोग हैं नीचे वाले, हम अवाम, हमारे जुम्मे यह है कि कम से कम मैं इस बात की गारंटी दूं कि मेरी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं होगा जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। रात के 12 बजे पूरी सड़क खाली होगी, मैं लाल बत्ती पे रुकूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इनफरादी तौर पर हर शख्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इन लोगों के लिए दुआ करें, इन लोगों की दुआओं की बहुत जरूरत है, इनको हम इनसे मोहब्बत करते हैं, मगर ये बेचारे ना बहुत दुआओं की इनकी जरूरत है। इनके लिए दुआ की जाए कि अल्लाह ताला इनको वो विजडम दे कि जिसके जरिए ये अपनी अहलियत को इस्तेमाल करके जो कुताहियां हुई हैं इनसे, उनका सद्देबाब करें। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब बात की है, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। जान वो आज़ादी की निमत उनसे पूछें, चाहे वो कश्मीर के हमारे कश्मीरी बहन भाई हों, फ़लस्तीन हों, या दीगर जगहों पे हमारे मुसलमान बहन भाई जिन पर जुल्म सितम बिठाया जा रहा है। आज हम एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेते हैं, हमारा अपना मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें इस पर शुक्र भी अदा करना चाहिए और इसकी कदर भी करनी चाहिए। अच्छा जवाद अहमद, हम शुरू से यही बात कर रहे हैं कि जो एक पॉजिटिविटी, एक कौम को एक इकट्ठा करने का मैसेज, वो बहुत ज़रूरी है। हमारी कौम इस वक्त एक पोलराइजेशन का शिकार हो गई है, और यकीनन इसमें हमारे सियासतदानों का एक कसूर है कि उसने उस तरह तरबियत ही नहीं की, और करनी भी चाहिए थी। लेकिन अब क्या किया जाए कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए? अच्छा जवाद साहब के जवाब से पहले मैं सिर्फ तारुफ करवा दूंगा, हमारे साथ हमारे एक और मेहमान पाकिस्तान के बड़े जनाब सुपरस्टार हैं रमीज़ इब्राहिम साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। बॉडी बिल्डर हैं जी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के विनर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ख्र था जब वो जीत कर आए, और इस वक्त एक और बड़ा ज़बरदस्त एक उनके लिए फ़ख्र है, हमारे लिए भी फ़ख्र है कि वो यंगेस्ट इंटरनेशनल रेफरी हैं ये पावर लिफ्टिंग के अंदर, बॉडी बिल्डिंग में। तो रमीज़ आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं आज की इस ट्रांसमिशन में। जी जवाद साहब, जो सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट था उसका मैं चाहूँगा कंटिन्यू कीजिए आप। यार मैं तो जब मैं छोटा था ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान के अंदर उस वक्त भी बात होती थी सियासत की और गुरबत की और हर इस तरह के जो मसाइल हैं लोगों के, और थोड़ी बहुत लोग करते भी थे। लेकिन मैंने कभी जिस तरह अभी इन्होंने कहा, सुमैया ने, और आप भी कह रहे हैं, दोनों आप कह रहे हैं, तो आप कह रही थी कि यहाँ में पोलराइजेशन हुई है। मुझे लगता है कि लोगों के मसाइल हल नहीं हुए। सियासतदानों ने पहले भी कोशिशें बहुत की थी, वो करते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद एक दौर आया, ज़ियाउल हक आए, उन्होंने फिर इसमें कोई मज़हब वाला मामला भी ज़्यादा किया। पोलराइज हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हुए, हम सिंधी, बलोच, पठान, पंजाबी और मुहाजिर, हम इनमें चले गए, इन चीज़ों के अंदर, सुबाइयत भी, लिसानियत भी। उसके अलावा फिर हमने सेक्टेरियनिज़म, फिर मज़हब का बहुत ज़्यादा अमल दखल, हर चीज़ के अंदर हम उसकी तरफ चले जाते थे, बजाय कि लोगों के इश्यूज़ रिजॉल्व करें। तो तकसीम किया गया लोगों को। लेकिन पोलराइज अब इसलिए ज़्यादा हुए हैं क्योंकि लोग एक तो उनको सियासतदान उसी तरह घुमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके मसाइल बढ़ रहे हैं। महंगाई है, गुर्बत है, और बहुत बहुत बड़े पैमाने पे है। पहले तो ये होता था ना कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि चलें थोड़ा अच्छा खाना नहीं खिला सके तो दरमियाना खाना खिला दिया। अब तो लोग दाल, घी, वो जो रोटी, गंदम मतलब आटा, उसके लिए प्रॉब्लम है लोगों को, चीनी की। तो इस तरह के मामला कभी नहीं हुए थे पाकिस्तान में, इसलिए लोगों के अंदर गुस्सा है। अब जब गुस्सा होता है ना लोगों के अंदर और उनको कुछ नज़र नहीं आता, उस वक्त वो ज़्यादा फिर उनको गुमराह किया जाता है। और मेरा ख्याल है इसलिए ये हो रहा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इकॉनमी को ठीक करने के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए काफ़ी अरसे के लिए। वो चाहे किसी तरह की भी गवर्नमेंट हो। देखिए मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, आप बिल्कुल ये ना समझें कि मैं कह रहा हूँ कि
इधर कोई अनडेमोक्रेटिक सेटअप आएगा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मैं कहता हूँ कोई भी सेटअप आए, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए आए, उसका मैनिफेस्टो स्ट्रांग हो और उस पास कोई पॉलिसी हो पाकिस्तान को आगे ले जाने की। और एक उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हो कि पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करना है। अब अगर आप ये ठान लें कि पाकिस्तान की रियासत ने पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करना है, डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ साथ खड़ा करना है, तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा उसको? क्या रियासत को खुद सनती अमल में घुसना पड़ेगा? क्या रियासत को लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे? क्या रियासत को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अपने सर पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी? जैसे कि आप प्राइवेटाइज करते हैं हेल्थ को और एजुकेशन को, क्या आपको नेशनलाइज करना पड़ेगा कुछ इंस्टीट्यूशंस को, या फिर आपको एक नेशनल इंस्टीट्यूशंस पैरेलल खड़े करने पड़ेंगे? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रियासत का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना जी, उसका 3rd जो आर्टिकल है, आर्टिकल 3, वो ये कहता है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये रियासत का फर्ज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हम हर चीज में कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लेके आते। इसमें कोई चीफ जस्टिस सो नोटिस नहीं लेता, इसमें कोई जज बात नहीं करता। लेकिन ये हम बड़ी दोगलापन करते हैं। हमें इस पे बात कर लीजिए, लोगों के बेसिक इश्यूज पे। लोगों की तनख्वाहें कम है, उनके मसाइल ज्यादा है। जब तक ये रहेगा पोलराइज होते रहेंगे और लोग इनको घुमाते रहेंगे। बिल्कुल सही। इस वक्त रमीज़ इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। रमीज़, आप पाकिस्तान के स्टार हैं, पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया आपने जब आप चैम्पियन बने। हमें याद है 42 मुल्कों के बॉडी बिल्डर, 300 बॉडी बिल्डर्स में से आप जीत कर आए। कैसा लगता है? यहाँ तो जश्न आज़ादी जब मनाते हैं मोहब्बत होती है, लेकिन वहाँ जब आपके सामने आपका परचम हो, ऐसे पकड़ा हुआ हो, क्या फीलिंग होती है बीइंग ए पाकिस्तानी? देखिए, एक स्पोर्ट्समैन का यही ड्रीम होता है कि जो वो किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी शोबे में जब वो पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो उसके नेशनल एंथम पाकिस्तान का झंडा जो है लहराना है और सारों ने उस पर खड़े होना है। और ये बहुत बड़े एजाज की बात होती है। उस वक्त ऐसा होता है, आप मेरी वीडियोस भी देखेंगे तो उसमें मैं बेहिसाब रो रहा हूँ और आंसू रुक नहीं रहे होते, गूज बम्स आ रहे होते हैं और बस उस वक्त कुछ भी होश नहीं होता। आपको बहुत प्राउड फीलिंग हो रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाया है और बहुत बहुत ही जबरदस्त वो फीलिंग जो होती है वो मैं बयान ही नहीं कर सकता। क्योंकि पाकिस्तान में जो है हालात को और सारी चीजों को देखते हुए जब कोई इतना अच्छा कुछ कर दिखाए पाकिस्तान के लिए, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और उस पर फिर आपकी नेशन जो है, वो आपकी पूरी आवाम जो है आपके ऊपर प्राउड फील करती है, तो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़बरदस्त। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सुमैया, हमारे पाकिस्तान के बहुत लेजेंड और बड़े शायर इफ्तिखार आरिफ साहब ने। इफ्तिखार साहब, सर नहायत अदब से सलाम आपको और वेलकम। आज का दिन बड़ा अहम है और आपने तो पाकिस्तान में बहुत से जश्न आज़ादी की ऐसी खुशियाँ भी देखी हैं, मुश्किल और आसान वक्त भी देखे हैं। तो आपकी ही एक दुआ जो है, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे। सर, ये मकान को घर करने की जो आपकी दुआ है, आज भी हम ये मांगते हैं, घर करने के लिए क्या सही होनी चाहिए, क्या कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको अपने मकान को घर करें? घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ आदमी आकर मुकम्मल आफियत और मुकम्मल सुकून महसूस करता है। और यानी बहुत ही सादा से लफ्जों में कि जहाँ उसकी जान और माल और इज्जत और आबरू और उसका वजूद पूरी तरह से आज़ाद होता है, जहाँ चाहे वो बैठे, जहाँ चाहे वो पढ़े, जहाँ चाहे वो लिखे, जहाँ चाहे वो सोए, उसकी सारी जिंदगी, उसका नशिस्त बर्खास्त, उसका रहना सहना सब उसी के अंदर होता है। उसी को फैला लीजिए तो घर हो जाता है और मुल्क हो जाता है, अपना वतन हो जाता है। और जो भी जिस भी शख्स की जहाँ जमीन होती है, जो उसका वतन होता है, उसका बड़ा उस पे वाजिब आता है। हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का कौल है कि बड़ा एहसान है उस जमीन का जो हमारा बोझ उठाए हुए है। तो हमें ये बात हर वक्त याद रखनी चाहिए और अपने लिए दुआ करनी चाहिए कि हम उसके लिए कोशिश रहें।
और आप माशाल्लाह भी जवान हैं, अल्लाह करीम आपको हिम्मत दे, हौसला दे, जिंदगी दे, सलामत रहें, उसको बेहतर करें। हमारी वाली जो नस्ल है उसने कुछ बहुत ज़्यादा आपको अच्छा पाकिस्तान नहीं दिया था। जब हम आए थे क़याम पाकिस्तान के बाद तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, और देखते देखते बहुत कुछ हो गया। बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हो गई, बहुत सी सहूलतें सेहत की हो गई, बहुत से स्कूल हो गए, बहुत सी सड़कें हो गई, बहुत से शोबों में तरक्की हुई। मगर 75 बरस में एक बड़ा अरसा जो है वो गैर जमहूरी हुकूमतों का रहा, और खुद जो सियासी हुकूमतें थीं उनकी जो काम था उसमें भी कोई बहुत ज्यादा पेशरफ नजर नहीं आई। और मानना चाहिए, और यानी मैं तो किसी सियासी जमात से वाबस्तगी मेरी नहीं रही कभी भी, लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं देखता हूँ कि अब जैसे गुज़श्ता चंद महीनों से, बरसों से गैर यकीनी सूरत हाल है, तो मैं तो अब उम्र के उस मरहले में हूँ जहाँ बस इबरत के लिए और हैरत से देखता रहता हूँ। मगर आपको अभी बहुत दूर जाना है, और एक नस्ल है, जवानों का मुल्क है ये, और हम बार बार ये एक क्लीशे है जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं। सॉरी, मैं आपको एक यहाँ पर रोक के एक सवाल करना चाहती हूँ इंतहाई माजरत के साथ। हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क का नौजवान बहुत मायूस हो गया है। हम उसको मायूसी से कैसे निकालें? उसको ये लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, वो क्या करे, वो कहीं और चला जाए, कहीं और अपना मुस्तकबिल संभाल ले, उसको कुछ नज़र नहीं आता। उसको कैसे निकालें हम इस मायूसी से? देखिए, जब समझिए आप बहुत से मरहलों से गुजरे, हम 1965 से गुजरे, उसके बाद हमने 1971 देखा। तो बेटे जब हम 1971 से गुजर के आए थे तो दो तरह के रवैये थे। बाद लोग ये जो थे वो नया पाकिस्तान वगैरह और वायबल पाकिस्तान और ये सब कर रहे थे, एंड देन नेशनलाइजेशंस के इश्यूज हुए, और वो नेशनलाइजेशन बिल्कुल दुरुस्त था, मगर वी फेल्ड। नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज जो थी उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं की, एंड अगेन ऑल दोज इंडस्ट्रीज वर गिवन बैक टू दोज जिनसे ली गई थी, उनको दोबारा वापस कर दी गई। अच्छा, फिर वो नहीं चली। नतीजा क्या हुआ कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हुआ और फ्लाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हुआ, और एक बड़ी तादाद मुल्क से बाहर गई। मैं बेटे बहुत देर बाहर रहा, मैं एक बैंक में काम करता था और 14 बरस बाहर रहा। आप यकीन कीजिएगा कोई लम्हा ऐसा नहीं होता था जब हम मुड़ के पाकिस्तान की तरफ नहीं देखते थे। और अब मैं जाता हूँ कभी तकरीबात में या सेमिनार्स में या मुशायरों में, तो मैं देखता हूँ कि एक बेबसी है बाहर रहने वालों में। वो दो तरह की जिंदगी, एक मिथ ऑफ रिटर्न है। एक वक्त था जब वो ये चाहते थे, कहते थे कि भाई हम यहाँ कुछ देर हैं, बच्चे पढ़ लेंगे, फिर वी विल गो बैक। लेकिन उनमें से बहुत कम फीसद लोग वापस आए। और अब मैं सच्ची बात यह है कि और करता हूँ, और कोई भी आप उसकी फलसफियाना मुशराफियाँ करनी अलग है, लेकिन जो हकीकी सूरत अहवाल है उसमें लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे आसूदा हाल जिंदगी गुजारें, वो खुद आसूदा हाल जिंदगी गुजारें, सेहत की सलामती की जिंदगी गुजारें। जहाँ पर जिंदगी का भरोसा ना हो, जहाँ सड़क पर आप निकलें तो इमाम जामन बनवा के निकलें, और कहीं नहीं मालूम कि किस वक्त आपकी गाड़ी छिन जाएगी और कब आपका पर्स छीन लिया जाएगा, और कब कोई बच्ची जो है उसकी बेहुरमती हो जाएगी, और कब किसी को काफिर कह के कत्ल कर दिया जाएगा। वो एक अजीब तरह की
हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत खराब जमाना आया था, उसको कहते थे गर्दी का जमाना। मुगलों के यानी पोस्ट औरंगजेब पीरियड में वो जमाना वो है कि जब एक कंप्लीट यानी एक इंटेलेक्चुअल एनार्की भी थी, कुछ समझ में नहीं आता, रास्ता नहीं सुझाई देता था और कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ ये नहीं कहा जा सकता था कि भाई करे क्या। यानी मराठे भी थे और राजपूत भी थे और जाट भी थे और सिख भी थे और हिंदू भी थे, सब जो थे वो मिल्लत मुस्लिम। आखिरी मुगल एम्पायर जो थी वो बिल्कुल एक कबड्डी खिलवाड़ हुई थी। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।